गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 8 के चैप्टर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं इसका। ठीक है, इससे पहले हमने भूमि के बारे में जान लिया है और भूस्खलन कैसे होता है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं वो जान लिया। ठीक है ना, अपना ज्योग्राफी चल रहा है, एनसीईआरटी अपना रेफरेंस है। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे हम मृदा। ठीक है ना, मृदा क्या होता है, मृदा बनती कैसे है। ठीक है ना, मृदा का निम्नीकरण क्या होता है। ठीक है ना, और उसके क्या क्या कारण है। निम्नीकरण मतलब खराब होना, मृदा कैसे खराब हो जाती है। ठीक है ना, उसे हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, तो मृदा क्या होता है। सबसे पहली बात आती है मृदा होता क्या है। मृदा यानी कि सोइल। सोइल क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर महीन यानी कि सूक्ष्म कण को मृदा कहते हैं। ठीक है, और ये जो मृदा है वो उपजाऊ मृदा कब बनेगी। उपजाऊ मृदा का मतलब है कि उसमें फसल अच्छी हो। ठीक है ना, तो फसल कब अच्छी होगी, जब उसमें खनिज प्लस जैव पदार्थ ये दोनों ही की क्वांटिटी अच्छी होगी, तो वो जो मृदा होगी वो कैसी मृदा हो जाएगी, वो उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ मृदा बन जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्टाइल सोइल वो बन जाएगा कब, जब उसमें खनिज होगा और जैव पदार्थ मिलेंगे। ठीक है ना, तो उपजाऊ मृदा बन जाएगी। ठीक है ना, उपजाऊ मृदा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सॉइल बनता कैसे है। ठीक है ना, ये तो हमने देख लिया कि पृथ्वी के ऊपरी परत पे जो सूक्ष्म कण होते हैं उसी को हम मृदा कहते हैं। ठीक है ना, एक थिन लेयर ऑफ मृदा। ठीक है ना, पार्टिकल्स। तो अब देखते हैं हम कि मृदा कैसे बनता है। ठीक है ना, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करते हैं कि ये मिट्टी कैसी होगी। ठीक है, तो मृदा को हम इस तरह बांट लेते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो पहले डिसाइड करता है पेरेंट्स यानी कि जनक सेल। जनक सेल में क्या होता है, जनक सेल में क्या क्या डिसाइड होता है। जनक सेल बोले तो पेरेंट रॉक। ठीक है ना, जैसे पेरेंट रॉक में क्या क्या हो सकता है, इग्नियस सेल हो सकता है। ठीक है ना, सेडिमेंट्री हो सकता है और मेटामॉर्फिक हो सकता है। तो तीन तरह के अपने होते हैं सेल्स। ठीक है, रॉक्स, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। तो उसमें से हमें क्या क्या मालूम पड़ जाता है, उसमें से हमें मालूम पड़ जाता है मिट्टी का रंग। पीला मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा, डोमट मिट्टी होगा, जलमोट मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगी। ठीक है ना, तो रंग मालूम पड़ जाता है। उसके बाद आकार। वैसे आकार जो है वो समय के साथ बदलता जाता है। जितना पुरानी मृदा होगी उतना ज़्यादा वो बारीक होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद रॉक से क्या मिलता है हमें, रासायनिक संरचना या फिर उसमें क्या क्या रासायनिक पदार्थ पाए जाएंगे वो। ठीक है ना, मिनरल्स इसमें कौन से पाए जाएंगे, खनिज। वो भी किस पे डिसाइड करेगा, वो किस पे होगा, खनिज मतलब मिनरल्स। जैसे कि यदि इग्नियस है तो उसमें सिलिकॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यदि सेडिमेंट्री है तो उसमें फॉस्फेट फ्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से वो डिसाइड होता है। उसके बाद आता है अपना तापमान। क्या आता है, तापमान। ठीक है, तो तापमान में क्या क्या होता है। तापमान मतलब टेम्परेचर, आप लोगों को पता ही है। टेम्परेचर डिसाइड करता है मतलब कि इसमें अब और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि तापमान में खुद जलवायु हो गया, वर्षा हो गया। ठीक है ना, तापमान ऐसे ना बोल के हम क्लाइमेट बोल सीधे। ठीक है ना, क्लाइमेट में एक ब्रॉड शब्द होता है वो, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ठीक है, उसमें जलवायु खुद भी होता है। उसमें ले लीजिए तापमान, वर्षा। ठीक है, उसके बाद अपक्षय,
अपक्षय, अपक्षय, और उसके बाद क्या होगा, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जो उसकी वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी को क्या क्या इफेक्ट करेगा, तापमान करेगा, वर्षा करेगा, अपक्षय करेगा और ह्यूमस करेगा। अब अपक्षय क्या होता है, अपक्षय वो होता है कि कोई भी यदि पर्वत है उस पे से यदि पर्वत का अपर्दन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि पहाड़ का अपर्दन हो रहा है तो उसको ही अपक्षय बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ, ये पहाड़ है, ठीक है ना, और इस पहाड़ से धूप, छाँव, वर्षा, ठीक है, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि इसमें से मिट्टी निकल निकल के बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, यानी कि वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वेदरिंग और वैसे अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से मिट्टी का दूसरी जगह चले जाना, किस कारण, नदी के कारण, हवा के कारण, ठीक है ना। और धूप और छाँव से क्या होता है, कभी धूप कभी छाँव से वो चीज़ भीग हो जाती है। फिर भीग होने के बाद क्या होता है कि हवा के साथ या नदी पानी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपक्षय प्रोसेस, अपक्षय प्रक्रिया या फिर वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। और ह्यूमस क्या होता है, चलो ह्यूमस भी समझाते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है जैसे कि आपकी मिट्टी है, ठीक है ना, मिट्टी में पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं या फिर किसी चीज़ की, किसी एनिमल की मतलब कुछ अवशेष उसमें पड़ जाते हैं, ठीक है ना, और उसमें पानी भी है, तो सब कुछ क्या होता है वो सॉइल में मिल जाता है। जब सॉइल में मिल जाता है तो वो जो सॉइल है काफ़ी मिनरल्स रिच बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि फर्टाइल हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेटर जो अपना रहता है एरिया, जहाँ विषुववृत्त वाला एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि घने जंगल है, ठीक है ना, घने जंगल से पत्तियाँ गिरती हैं, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो मरते हैं, तो वो उसी सॉइल में दब जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, मृदा होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स रिच हो जाती है, ठीक है ना, ह्यूमस रिच हो जाती है, तो वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमस और अपक्षय। तो तापमान, वर्षा और अपक्षय ये मिट्टी को प्रभावित करती हैं। और क्या करता है प्रभावित, और करता है वो हाइट, क्या करता है, हाइट, यानी कि वो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई, उच्चवाच बोलते हैं इसे, उच्चवाच, ठीक है ना। उच्चवाच भी क्या करता है कि इसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तथा मृदा, तथा ढलान, ढलान, ठीक है, ढलान भी इसे क्या करता है, अफेक्ट करता है। ढलान बोले तो स्लोप, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, स्लोप है ना, ये देखिए बिल्कुल खड़ी स्लोप है, और मान लीजिए ये है तो ये भी स्लोप है, ठीक है, ये भी स्लोप है। तो स्लोप भी क्या करता है, मिट्टी को डिसाइड करता है। कैसे करता है वो बता देता हूँ मैं। ये खड़ी ढलान है और ये एक लेटी ढलान है, ठीक है ना। तो खड़ी ढलान पे जब पानी गिरेगा तो सीधे नीचे गिर जाएगा, मतलब अपक्षय का क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी कि मिट्टी का कटाव कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि पानी ज़्यादा मिट्टी को लेकर आएगी। क्यों, क्योंकि पानी को ज़्यादा सरफेस एरिया और ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप शार्प है, ये 85 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा, ये 45 के आसपास है। तो स्लोप ये होता है, ठीक है, स्लोप से बहुत फर्क पड़ता है मिट्टी का बनने में। अब और क्या फर्क पड़ता है, वहाँ की समय, टाइम, ठीक है ना, टाइम यानी कि समय के साथ मृदा, मैंने अभी बताया कि समय के साथ मृदा क्या होती है, पतली होती चली जाती है। क्यों पतली होती चली जाती है, क्योंकि बार बार फ्रिक्शन है वो आता है, ठीक है ना। यानी कि समय के साथ मृदा प्रोफाइल चेंज हो जाती है, ठीक है ना, प्रोफाइल चेंज हो जाती है, मतलब उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। यदि मोटे मोटे कण होंगे तो रगड़ खाते खाते, जैसे मान लीजिए ये कण है मोटे मोटे, ठीक है, ये अभी ये है, 5 साल बाद ऐसे ऐसे हो जाएंगे और 10 साल बाद ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, वो पतले होते चलेंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी होती रहती है, आते जाते रहते लोग। मान लो आपके पैर के नीचे कोई कण आ रहा है जा रहा है, घिसते घिसते पतला हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसीलिए टाइम के साथ मृदा क्या होती है, पतली होती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वनस्पति। वही मैंने ह्यूमस में अभी समझाया था, वही वाली बात है, वनस्पति, ठीक है ना। वनस्पति वहाँ पे कैसी है,
वो भी मृदा को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे वही मैंने बताया कि वहाँ पे वनस्पति अच्छी है तो वहाँ पे क्या होगा, वनस्पति अच्छी है तो यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जीव जंतु ज़्यादा होंगे, जीव जंतु ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जीव जंतु ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो रीच हो जाएगी। किस में रीच हो जाएगी, ह्यूमस में रीच हो जाएगी। ह्यूमस में रीच हो जाएगी तो क्या होगा, ह्यूमस में रीच होते ही वो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ पौधे आसानी से उग पाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि मिट्टी को अच्छा बनाई है। ये ओवरऑल ये है कि ये ह्यूमस में क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, ह्यूमस कंटेंट में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, ठीक है ना, मिट्टी के बनने के। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेरेंट सेल रॉक से क्या मिलता है, जनक सेल होती है जो रंग, आकार, रासायनिक संरचना, खनिज कौन सा मिलेगा, ये सारे उसी से डिसाइड होगा। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर मृदा को बनाने में क्या है कि तापमान कैसा होगा, यदि तापमान ज़्यादा है, जैसे कि तापमान कहाँ का, राजस्थान का ज़्यादा, तो रेतीली मिट्टी बन जाती है। यदि तापमान थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है ना, और वर्षा अच्छी है तो कैसी मिट्टी बन जाएगी, तो जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी। जलोढ़ में दो तरह की होती है, कौन सी, भांगर और खादर। अक्षय यदि वहाँ पे कम है तो वहाँ पे मिट्टी की जो कंटेंट है वो अच्छा रहेगा। अक्षय कम होगा तो क्यों कम होगा, अक्षय किस पे डिपेंड करेगा, ये स्लोप पे डिपेंड करेगा। ह्यूमस किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ के जीव जंतु और वनस्पति पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो बर्फ़ ज़्यादा हो जाता है। जैसे पोलर एरिया में क्या होता है कि मिट्टी दिखाई भी नहीं देती, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। जबकि नीचे की ओर आते हैं हम तो जहाँ पे मतलब कि आइस कम है वहाँ पे मिट्टी दिखाई देती है। ठीक है ना, तो मिट्टी जो है, आइस है ही नहीं, वहाँ पे पानी है, तो पानी है प्लस में जीव जंतु हैं, लोग बाग हैं, तो वहाँ की मिट्टी थोड़ी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है ना, तो एल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ढलान का तो मैंने बता ही दिया अभी कि शार्प ढलान है, मतलब जैसे कि नेपाल की जो ज़्यादातर नदियाँ कैसी हैं, वो 90 डिग्री पे गिरती हैं, तो वो ज़्यादा अपर्दन नहीं करती हैं। जबकि भारत की ऐसी नहीं है, भारत की जो नदियाँ हैं वो 45 डिग्री या 60 के आसपास चलती हैं, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा कटाव करती हैं। और टाइम मैंने बता दिया, टाइम एक फैक्टर है, समय के साथ जो मिट्टी का प्रोफाइल चेंज हो जाता है, वो जितने यदि मोटे कण हैं तो वो बारीक कण में बदल जाते हैं। वनस्पति मैंने वही बता दिया, ह्यूमस का एक फैक्टर होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं वो ह्यूमस कंटेंट रीच कर देते हैं सोइल में। ठीक है, तो मिट्टी के बनने का ये तरीके थे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं मिट्टी को बनने के लिए अफेक्ट करते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि मिट्टी का निम्नीकरण कैसे हो जाता है। निम्नीकरण बोले तो अक्षय यानी कि मिट्टी कैसे खराब हो जाती है। ठीक है ना, किन फैक्टरों के कारण वो मिट्टी खराब हो रही है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम सुनते हैं कि मिट्टी वहाँ पे जगह तो बहुत है पर वो बंजर है, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, तो क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्योंकि निम्नीकरण हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं जैसे मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण, निम्नीकरण में होता क्या है, सीधी बात है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, मतलब अपने जो क्वालिटी थी वो खत्म कर रहा है। तो ये क्वालिटी कितने तरीके से खत्म हो सकते हैं, ये दो तरीके से होती है। कैसे कैसे होती है, एक होता है मृदा अपरदन होकर, मृदा अपरदन। ठीक है ना, अपरदन हो गया, पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, इसकी जो मिनरल्स रीच है वो रिचनेस खत्म हो जाता है, क्षीणता हो जाती है। ठीक है ना, क्षीणता बोलते हैं, क्षीणता मतलब कि मिनरल्स जो भी रिचनेस है वो खत्म हो जाती है, रिचनेस लॉस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, रिचनेस का कहने का मतलब है उसे पोटेशियम, सोडियम और जो अपने और भी जो मिनरल्स हैं, मेजर और माइनस मिनरल्स हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। और मृदा पर तो मैंने बता ही दिया कि मिट्टी का कटाव, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो किसी से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, पेड़ पौधे से, मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे भी हो सकता है। आपके पैरों से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो ह्यूमन एक्टिविटी से मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो एक जगह की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो दूसरी जगह चली गई, तो एक जगह तो लॉस हो गया, दूसरी जगह वैसे से प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो मृदा निम्नीकरण कितने तरीके होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला मृदा अपरदन के द्वारा, दूसरा उसमें
रिचनेस खत्म हो जाती है, यानी कि क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह से निम्नीकरण होता है। अब इसके कारक देख लेते हैं कि निम्नीकरण के कारक क्या है। ठीक है ना, निम्नीकरण के कारक ये तो हो गया। अब ये कारक, कारक बोले तो कारण लिख लीजिए, सीधी सी बात है, कारण लिख, कारण क्या है इसके। ठीक है ना, डिग्रेडेशन के कारण क्या है। डिग्रेडेशन के कारण में दो तरह के कारण देखेंगे हम। एक तो देखेंगे मानव जनित कारण। ठीक है, दूसरा देखेंगे प्राकृतिक कारण। ठीक है, और प्राकृतिक कारण में और मानव के कारण में भी हम ये भी देख लेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मानव में देख लेते हैं। तो मानव क्या कर रहा है, वन उन्मूलन कर रहा है। ठीक है ना, वन उन्मूलन कर रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा अतिचरण कर रहा है, मतलब ओवरग्रेजिंग कर रहा है, और क्या कर रहा है वो कर रहा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक यूज। ठीक है ना, अत्यधिक यूज प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, और कीटनाशकों का भी अत्यधिक यूज कर रहा है। ठीक है ना, मतलब बात एक ही है, ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है ना, और प्राकृतिक में क्या क्या हो रहा है, प्राकृतिक में हो रहा है वर्षा दोहन। अभी मैं समझाता हूँ इसे क्या क्या होता है ये। ठीक है ना, एक बार मैं लिख दूँ। वर्षा दोहन हो गया, फिर भूस्खलन हो गया, और उसके बाद हो गया अपना बाढ़। मतलब ये प्राकृतिक है, इस पे हमारा बस नहीं है। ठीक है ना, ये मिट्टी को यही बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए दोबारा देखो, मृदा निम्नीकरण बता दिया, दो तरीके से होते हैं, अपरदन होगा या फिर उसका क्या हो जाएगा, क्षीणता हो जाएगी, मतलब कि उसमें जो रिचनेस है वो खत्म हो जाएगा। इसके क्या कारण है, कारण है दो, मानव जनित कारण है और प्राकृतिक कारण है। ठीक है ना, प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारण है, वर्षा दोहन है, भूस्खलन है और बाढ़ है। ठीक है ना, तो वर्षा दोहन में कैसे हो रहा है, मतलब एक्सेस वाटर जब होता है, तो मैंने वही बताया ना कि एक्सेस वाटर जो है वो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि भूस्खलन का जो मेन रीजन होता है ना, वो कंटिन्यूअस बारिश होता है। एक्सेस तो नहीं कहूँगा मैं, कंटिन्यूअस जो रेन होता है ना स्लोप एरिया में, स्लोप एरिया बोले तो पहाड़ी एरिया में। ठीक है ना, क्योंकि पहाड़ी एरिया ही स्लोप होते हैं और वहीं पे जो क्या है मिट्टी के कटाव ज़्यादा हो सकता है। तो स्लोप एरिया में भूस्खलन होगा तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी का निम्नीकरण तो होना ही होना है। ठीक है ना, और ये वर्षा के कारण यदि एक्सेस वाटर मतलब कम समय में अधिक वर्षा हो जाए, ठीक है ना, कम समय में अधिक वर्षा हो जाए तो वो किसका रूप ले लेती है, बाढ़ का रूप ले लेती है। ठीक है ना, और हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, वो वर्षा को सोख ना पाए। ठीक है ना, मतलब कम समय में अधिक वर्षा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, बाढ़ जब सूखता चला जाता है, मतलब बाढ़ में भी एक जगह से दूसरी जगह पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो उसके साथ ही सोई चला जाता है। ठीक है ना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सारे प्राकृतिक कारण है मिट्टी के निम्नीकरण होने के। ठीक है ना, अब मानव जनित कारण जिसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, प्राकृतिक पे तो हम ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते, पर हाँ इस पर हम जोर लगा सकते हैं कि वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब कि फॉरेस्ट को काट के रहने की जगह बनाना, खेती करना। ठीक है ना, खेती करना फिर भी एक बात के लिए समझ में आता है, पर रहने के लिए यदि हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ा मतलब कि पाप है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं रहने के लिए, खेती के लिए। ठीक है ना, अयाशी करने के लिए, वो स्विमिंग पूल बनाने के लिए, ये सब करने के लिए। ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, वो एक कारण है मिट्टी का निम्नीकरण का। क्योंकि वो जो मिट्टी था वहाँ पे यदि हमने मकान बना दिया, मान लीजिए मकान बना दिया, तो वहाँ पे फिर हम रहना शुरू करेंगे तो फिर गंदगी फैलाना शुरू करेंगे तो प्लास्टिक फेंकेंगे और भी अलग अलग चीज़ें फेंकेंगे, जो जिससे कि आसपास की और जो मिट्टी है वो एनवायरनमेंट है पूरा ही खत्म हो जाता है। अतिचरण, ओवरग्रेजिंग मतलब जो अपने हम जानवर रखते हैं, किसान भाई रखते हैं या फिर हम भी रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पशुओं को खुला छोड़ देते हैं।
ठीक है ना, वो कहीं भी जाके ग्रेजिंग कर लेते हैं, जबकि ये इसके लिए फिक्स होना चाहिए कि वो ग्रेजिंग कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वहाँ से जो घास लगे होते हैं जो कि अपर्दन को रोकते हैं वो जड़ से खा लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि घास ही खत्म हो जाता है, घास खत्म हो जाता है तो अपर्दन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और अपर्दन आपको पता ही है कि अपर्दन किसका कारण है, यहाँ लिख देता हूँ। अपर्दन जो है वो निम्नीकरण का पहला कारक है, अपर्दन, अपर्दन, ठीक है ना, और क्षीणता। तो वही है, यहाँ पे अपर्दन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग करते ही। क्यों? क्योंकि सारे घास खा लेंगे तो मिट्टी पे कुछ रहेगा नहीं, मिट्टी नाइट हो जाएगी तो वो कभी हवा के साथ कभी पानी के साथ बहती चली जाएगी और वहाँ पे निम्नीकरण हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों का यूज, अत्यधिक यूज या फिर कीटनाशकों का यूज। तो रासायनिक उर्वरकों का यूज मतलब कि हम जो पैदावार बढ़ाने के लिए सॉरी अलग प्रकार के जो भी हम उर्वरक यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं अत्यधिक, वो सारे जो फसल तो यूज कर नहीं पाती है, फसल यूज नहीं कर पाता तो पानी के साथ फ्लो करके नदियों में चला जाता है, जिससे कि यूट्रोफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये सोइल पोल्यूशन तो करते ही करता है, मतलब कि मिट्टी को तो पॉल्यूटेड कर ही देता है, क्योंकि सारा तो फसल नहीं लेता, क्योंकि हम नाप तौल पे डालते नहीं है कि एक पर प्लांट इतना यूज करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि हमें रासायनिकों का कम यूज करना है। अधिक यूज करने से सोइल भी बर्बाद होता है, ठीक है ना, सोइल की जो फर्टिलिटी वो खराब होती है, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है ना, वाटर में रहने वाला जो इकोसिस्टम है वो भी बर्बाद होता है अपना, ठीक है ना, क्योंकि यूट्रोफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। तो ये था मिट्टी के निम्नीकरण का, ठीक है ना, कारण। मानव जनित और प्राकृतिक, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये प्राकृतिक कारण है। मानव जनित में वनोन्मूलन, अतिचरण और रासायनिक और कीटनाशकों का अत्यधिक यूज, ठीक है। निम्नीकरण क्या होता है? अपर्दन प्रक्रिया और क्षीणता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है ना, वो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर आपने देखा होगा कि अपर्दन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है निम्नीकरण का, ठीक है। और ये अपर्दन मतलब कहाँ पे हो सकता है, सोचो एक बार के लिए। जैसे कि मैं भूस्खलन, मैंने बताया कि भूस्खलन प्लेन एरिया में नहीं होता है ज्यादातर। कहाँ होता है भूस्खलन? भूस्खलन होता है स्लोप वाले एरिया में, ढलान वाले एरिया में, ठीक है ना। जैसे कि उत्तराखंड है, वो बिल्कुल स्लोपिंग एरिया पे है, तो वहाँ पे हमेशा भूस्खलन की खबरें आती जाती है ना, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा के साथ मिट्टी चली जाती है। तो मृदा संरक्षण की विधियां हमें पढ़नी है, ठीक है ना। मृदा संरक्षण की विधियां, ठीक है, मृदा संरक्षण की विधियां। अब मिट्टी को बचाना है, ठीक है ना। अब जैसे मैं पहले बता दूं कि जो मृदा संरक्षण करना है, ये मिट्टी की जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो स्लोपिंग एरिया में है। कहाँ पे है ज़्यादा जो प्रॉब्लम है? वो स्लोपिंग एरिया में है। कहाँ पे? स्लोपिंग एरिया, यानी कि ढलाव एरिया में, ढलाव जगह पे, ठीक है ना। ढलाव जगह पे क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। और क्यों है वो तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। हम यदि यहाँ मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है ना, तो यहाँ से यदि कोई भी चीज़ नीचे गिरेगी तो इसका रगड़ खाते हुए ज़्यादा ले जाएगी। अब मान लीजिए प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया पे होता ही क्या है, यहाँ प्लेन एरिया में यहाँ से यहाँ मूवमेंट होता रहता है खाली जस्ट, जबकि पहाड़ स्लोपिंग एरिया से क्या है कि यहाँ से कुछ लेके ही जाएगी, हवा हो या पानी हो, कुछ भी हो, लोग होंगे वो भी, ठीक है ना। तो स्लोपिंग एरिया पे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो संरक्षण की विधियाँ बताई गई हैं वो ज़्यादा स्लोपिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहला जो है वह है मल्च बनाना। क्या है? पहला है मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है, ठीक है ना, अभी बता देता हूँ एक एक करके। पहले लिख लेते हैं। वेदिका बना के हम कर सकते हैं, ठीक है, वेदिका बनाना। फिर समुच्चय रेखीय जुताई, ठीक है। फिर समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, ठीक है, रोधिकाएं बना के, ठीक है। उसके बाद रक्षक मेखलाना बना के,
रक्षक मेखलाएँ मेखलाएँ बना के, ठीक है, मेखलाएँ बना के। उसके बाद चट्टान बांध बनाकर, चट्टान बांध बनाकर, ठीक है। मतलब ये कुछ एनसीईआरटी में आपको विधियाँ दी हुई है, बाकी तो आप भी सोच के लिख सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी। जैसे मल्च बनाना, वेदिका बनाना, समोच्च जुताई, समोच्च रोधिकाएँ, रक्षक मेखलाएँ और चट्टान बांध बनाकर, ठीक है ना, चट्टान बांध बनाकर इनके द्वारा, इन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी को हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो मल्च बनाने में क्या होता है, मल्च बनाने में कुछ नहीं होता है। देखिए ये दो पौधे होते हैं, मान लीजिए दो पौधे हैं, ये दो पौधे हैं, बीच में स्पेस रहता है, ठीक है ना। ये स्पेस को हमें क्या करना है, मतलब स्पेस वाला एरिया क्या है कि खाली है मिट्टी, ठीक है ना। तो उस खाली मिट्टी को हमें छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो धूप आएगा, ठीक है ना, पानी आएगा, उसके साथ क्या है, उसकी जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर, ठीक है ना। और उस मॉइस्चर को हमें बचाना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सूखी मिट्टी है, मान लो राजस्थान की जो रेत है, उसमें थोड़ा ना फसल ज्यादा उग सकती है। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है। तो उस मॉइस्चर को लिए तो हमें काम करना है। तो जो बिटवीन टू प्लांट्स वी हैव गैप, देन वी यूज some things which prevent the moisture, ठीक है ना, something which prevents the moisture of soil, ठीक है ना। तो ऐसा चीज हमें यूज करना जो कि इनके सोइल्स को, मॉइस्चर को बचा सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्च विधि बनाना। यानी कि मल्च विधि में क्या हुआ कि दो पेड़ों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें जैव पदार्थ का यूज करना, जिससे कि मॉइस्चर बच सके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे शैवाल लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये शैवाल लिख दिया आपने, तो यहाँ की जो मिट्टी है नीचे वाली वो क्या सेफ है, ठीक है ना। उसका क्या सेफ है, मॉइस्चर, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी जो है उसका सेफ रहेगा, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी खराब नहीं होगी। और इसके बाद जो मान लीजिए प्लांट यहाँ जरूर है, ये लगाएंगे तो ये लगाएंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेदिका बनाना, वेदिका में क्या होता है, वेदिका होती है पहाड़ों पे यूज, ठीक है ना। पहाड़ों की बात आ जाएगी। ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। तो पहाड़ पे क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, अपर्दन की प्रक्रिया हो जाती है। अपर्दन हमें रोकना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये लाइनिंग्स कर देते हैं, लाइनिंग्स बना देते हैं। लाइनिंग्स करके क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, ठीक है ना। वेदिका बना के, वेदिका विधि में हम क्या करते हैं कि ये पूरी क्या है, पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ पे इस तरह से लाइनिंग्स कर देते हैं। लाइनिंग्स का मतलब है कि हम इसमें गड्ढा बना देते हैं, इस तरह स्लोपिंग बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें जो पानी आए या फिर इसमें जो खेती आराम से कर सके, ताकि ये समतल एक एरिया बन जाए। इस तरह क्या होता है कि ये वाला एरिया समतल बन गया, ये समतल बन गया, ये समतल बन गया। तो समतल एरिया में तो खेती की जा सकती है, वरना क्या होगा, समतल नहीं बनेगा तो पानी ऊपर डालेंगे, सारा पानी नीचे आ जाएगा। पर अभी क्या है कि यहाँ पे पानी रुकेगा, यहाँ पानी रुकेगा, यहाँ पानी रुकेगा, यानी कि फसलों के पास पानी रुकेगा, टाइम मिलेगा, तो क्या होगा कि वो मिट्टी कटाव नहीं होगा, ठीक है ना, और साथ ही फसल भी उग पाएगी। अब ये तो हमने बांध बना के हमने एक तरह से कर लिया स्लोपिंग एरिया पे। और ये कहाँ की यूज किया जाता है, ये तीव्र ढलान पे यूज किया जाता है। कहाँ पे, तीव्र ढलान पे, तीव्र ढलान पे यूज किया जाता है ये, ठीक है। और ये ढलान पे यूज किया जाता है, मतलब ढलान है पर तीव्र नहीं है, मतलब शार्प नहीं है। ये जैसे ये बिल्कुल तीव्र है, ठीक है ना। ये कहाँ यूज किया जाएगा, इस तरह वाले में, ठीक है ना। ये भी स्लोपिंग एरिया है, स्लोपिंग एरिया है। तो इस यहाँ पे जुताई करते हैं स्लोपिंग बना के, जैसे कि ये पैरेलल्स में हम क्या करते हैं, इस तरह बना देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब पानी पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पहले यहाँ आया, मतलब उसके लिए क्या अवरोध है, काफी अवरोध है, मतलब नीचे जाता है तो पानी इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है ना, और फसलों को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जुताई भी जाएगी, प्लस में अपर्दन भी रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं समुच्चय जुताई, ठीक है ना। समुच्चय जुताई, आप समुच्चय रोधिकाएं, रोधिकाएं मतलब अब यही है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपने खेती किया, खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अपने पानी को रोक लेना है, क्योंकि कई बार पानी नहीं भी होता है, नहीं होता या होता है। तो उसके लिए पत्थर या फिर पत्थर, पहाड़ और घास मिलाकर खाई बना देते हैं। पत्थर, ठीक है ना, कई पत्थर मिला दिया, ठीक है ना, और ये मिट्टी से बना के, घास बना के एक खाई बना देते हैं। खाई बनाने का मतलब क्या होगा, गड्ढा बना दें, गड्ढे टाइप।
गड्ढा में क्या होगा, पानी भर जाएगा। अब वो पानी का कब यूज कर लेंगे, हम इस में यूज कर लेंगे। किस में यूज कर लेंगे, फसल उगाने में, ठीक है ना। किस किस का यूज करके, घास का यूज करेंगे, प्लस में पत्थर का यूज करेंगे और मिट्टी का यूज कर देंगे, मृदा का यूज करके एक गड्ढा टाइप बनाएंगे हम, ठीक है ना। एक गड्ढा टाइप बना देंगे, यूं गड्ढा टाइप बना देंगे, ठीक है ना। इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसी पानी का हम यूज कर लेंगे। अब रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, सेम यही चीज है। रक्षक मेखलाएं मतलब यदि भी पहाड़ों पे लाइनिंग्स बना दी जाती है सॉरी, लाइनिंग्स बना दी जाती है, ठीक है ना, ताकि खेती की जा सके। खेती करेंगे तो अपर्दन रुक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चट्टान बांध बनाकर, मतलब वो यही वही कह रहा है, बांध बनाने के लिए, यानी कि पानी को रोकने के लिए, ठीक है ना, पानी को रोकने के लिए। यहाँ क्या कर रहा है, पानी इकट्ठा कर रहा है, मतलब सभी जगह से पानी आएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बाद में इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साथ ही साथ यूज कर रहा है, किसमें, जुताई में और रोधिकाएं में। एक बार इकट्ठा कर लिया फिर यूज कर लेंगे। और चट्टान बांध बनाकर क्या होगा, चट्टान यहाँ पानी क्या है, बांध बनाकर, मतलब बांध में तो आपको पता ही है ना, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे बांध बना दिया यूं, ठीक है ना, तो सारा पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टोर हो गया, बस बात ही खत्म। स्टोर यही तो करना था हमें, पानी को तो रोकना था, पानी रोक दिया तो अपर्दन रुक जाएगा। अपर्दन रुक जाएगा तो फिर आप आराम से खेती करिए, और बांध का पानी जब भी यूज करना वो कर लीजिए, ठीक है ना। तो पानी के लिए बांध बनाना आता है, इसमें पानी के लिए बांध बनाना। अब बांध आपको पता है कैसे बनता है, बांध के भी टाइप हो, उसमें ग्रेविटी टाइप है, ये रक्षक मेखलाएं भी बता दिया कि वही है कि स्लोपिंग एरिया पे आपको खेती करनी है, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है सॉरी, रक्षक मेखलाएं में क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र बोले तो गोवा हो गया, तटीय क्षेत्र जैसे गोवा हो गया, ठीक है ना। गोवा तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि आपको पता ही है, जो वहाँ पे क्या चलता है कि हवा चलती है, तो मृदा तटीय के क्षेत्र के बगल में क्या होता है, बहुत सारी रेत होती है, मिट्टी होती है, वो सारी हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि ये ब्रिज है, ठीक है ना, ये ब्रिज है, ये मिट्टी है सारी, तो मिट्टी में कतारों में, मतलब कतार में बिल्कुल एक साइज के सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके, ठीक है ना, मिट्टी का कटाव ना हो सके। उसी को बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। रक्षक मतलब रक्षक, और मेखलाएं मतलब वही जो कतार में पौधे लगाएंगे, कतार में पौधा लगाना, ठीक है ना, कतार में पौधा लगा देते हैं ताकि मृदा अपर्दन ना हो, ठीक है ना। तो ये कहाँ किया जाता है, ये तटीय क्षेत्र में किया जाता है। तो ये सारी जो विधियां थी किसी मृदा संरक्षण की, तो हमने क्या क्या पढ़ दिया पहले, मृदा क्या होती है, ठीक है, मृदा किससे बनती है, उसके साइज है, उसके मतलब साइज हो गया, मिनरल्स हो गया, किससे डिसाइड होता है, ठीक है ना, तापमान में क्या फर्क पड़ता है, एल्टीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा निम्नीकरण कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, अपर्दन और छिंता होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा कि क्या कारण है, मतलब कितने तरह के कारण है, तो उसमें 2 कारण पढ़ लिया, मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित में वनोन्मूलन पढ़ लिया, अतिचरण पढ़ लिया, कीटनाशकों का उपयोग पढ़ लिया, प्राकृतिक में पढ़ लिया वर्षा, बाढ़, भूस्खलन पढ़ लिया। फिर मृदा संरक्षण की विधियां हमने पढ़ी कि मृदा को कैसे बचा सकते हैं, मतलब वही अपर्दन को कैसे बचा सकते हैं। उसमें हमने मेजर फैक्टर क्या देखा कि स्लोपिंग एरिया में जो प्रॉब्लम है उसी को ज़्यादा हमें देखना है, क्योंकि प्लेन वाले एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो माल्च बनाना वो भी देख लिया, 2 पौधों के बीच में क्या है, मिट्टी के मॉइस्चर को बचाना है, ठीक है ना। वेदिका में क्या होते हैं, तीव्र जो ढलान है वहाँ पे हमें फसल उगाने के लिए पैटर्न्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। समुच्चय जुताई में ढलान का यूज करते हैं। ढलान में क्या होता है कि हमें अलग अलग पैटर्न से पैरेलल लाइंस बना के खेती करते हैं, ठीक है ना। और रोधिकाएं में घास पत्थर का यूज करके एक खाई बना देते हैं जिसमें सारा पानी इकट्ठा होता है और बाद में हम उसका यूज कर लेते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, तटीय क्षेत्र में सारी जो मृदा होती हैं उस पर हम रेखीय तरीके से क्या करते हैं, पौधे लगा देते हैं ताकि मृदा का अपर्दन ना हो। तटीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है। चट्टान बांध बनाकर मतलब बांध बनाया जाता है चट्टान से, ताकि पानी को रोका जा सके और बाद में यूज किया जा सके। तो यही था मृदा संरक्षण के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।